जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज आपका 17 मई और 17 मई को आपका थर्ड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 2500 जीकेजीएस के प्रश्न, साथ में इंग्लिश के भी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिन्होंने ये क्वेश्चन भेजा है उनका नाम है आपके सारिक, वेस्ट बंगाल से हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन उन्हीं के द्वारा भेजे गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आपका विभाजन है वो आपका कब हुआ था। ठीक है, तो आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन है आपका सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, जो कि आपका वर्ष 1907 में आपका हुआ था। ठीक है, वर्ष 1907 में हुआ था, तो राइट आंसर आपका 1907 हो जाएगा। 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था, उसी समय आपका कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरमपंथियों और गर्मपंथी के बीच में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी के दो समूह में विभाजित किया गया था। और इस जो अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, तो डॉक्टर रास बिहारी बोस। ठीक है, डॉक्टर रास बिहारी बोस इस अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको हमने पहले के एनालिसिस वीडियो में बहुत बार बता चुका है, तो ज़्यादा टाइम आप लोग का हम नहीं लेंगे। बाकी जो पीडीएफ में शामिल करना होगा वो फैक्ट्स को देखकर हम कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर से जरूर हो जाइएगा। सारी जो अपडेट है एसएससी एमटीएस की आपको सबसे पहले वहीं दी जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था आपका कि बीजिंग ओलंपिक 2022 कौन से महीनों में आयोजित हुआ था। बीजिंग ओलंपिक, ठीक है, बीजिंग ओलंपिक को दोस्तों आपका शीतकालीन ओलंपिक 2022 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बीजिंग ओलंपिक को कौन से नाम से जाना जाता है, 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों आपका 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बीजिंग चीन में हुआ था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर फरवरी माह में हो जाएगा। ये आपका फरवरी में आयोजित हुआ था शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है, तो आपको बता दें कि गिवे का जो क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन है, उनमें से एक क्वेश्चन आपको अभी ये पूछ देते हैं कि आपका जो शीतकालीन ओलंपिक है 2000, ठीक है, 2026 का शीतकालीन ओलंपिक है फ्रेंड्स, वो आपका कहाँ होना है। ये प्रश्न का उत्तर हमने बहुत सारे वीडियो में आपको बता चुका है। तो 2026 का शीतकालीन ओलंपिक दोस्तों आपको कहाँ होना है ये आपको बताना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका कि 76वां जो स्वतंत्र दिवस है आपका किस वर्ष मनाया गया था। ठीक है, तो 76वां स्वतंत्र दिवस की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका वर्ष 2022 में मनाया गया है। ठीक है, इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग ने मनाया था 15 अगस्त 2022 को, वो आपका देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस था। ठीक है, इसी दिन दोस्तों 15 अगस्त के दिन हमारा जो भारत है वो आपका आज़ाद हुआ था। किससे, तो आपका ब्रिटेन से। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 76वां हो जाएगा। जो अभी 2023 का जो आपका आने वाला है स्वतंत्रता दिवस वो दोस्तों आपका कौन से नंबर का है, तो आपका 77 नंबर का है। ठीक है, इसके अलावा 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है वो हम लोग बनाए थे 2021 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न बहुत ही आपका इजी पूछा गया था, वो पूछा गया था आपका भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा गया था 2011 के अनुसार। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो दोस्तों आपका 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो जनसंख्या घनत्व दोस्तों कहते किसे हैं, तो एक वर्ग किलोमीटर में आपका कितने लोग निवास कर रहे हैं उसी को दोस्तों आपका जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। 382 करने का मतलब है कि 1 किलोमीटर में आपका 382 लोग हैं जो कि निवास कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब लोग जाने कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका किस राज्य का है, तो हमने बहुत बार बता चुका है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का है। सेकेंड सेट में ही आपका प्रश्न बना था, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 1106 है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका कहाँ का है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ की जनसंख्या घनत्व मात्र 17 ही है। ठीक है, तो आपका जनसंख्या घनत्व से इतना ही प्रश्न बनेगा। अगला है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इस बात करें कि इसका जो स्थापना है वो दोस्तों आपका कब हुआ है, तो आपको बता दें 1828 में धार्मिक संगठन के रूप में ब्रह्म समाज का शुरुआत किया गया था राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। ठीक है, तो आपके लिए जो सेकंड क्वेश्चन है आपको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। जब आपका ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था उस समय उसके बाद आपका दोस्तों आर्य समाज का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो आर्य समाज का जो स्थापना है वो दोस्तों आपका कब हुआ था, वो दोस्तों आपको कॉमेंट सेक्शन में जवाब देना है। ठीक है, कब नहीं हुआ था, किसने किया था, ये आपका आंसर है किसने किया था आर्य समाज का स्थापना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद
23 और 24 आपका है जो कि किससे संबंधित है, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है, की बात करेंगे फ्रेंड्स। अनुच्छेद 23 और 24 आपका शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में आपका क्या है, तो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 की बात करेंगे तो कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध करता है। कितने उम्र के बच्चों को, ठीक है, कितने उम्र के बच्चे को, तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखाने आदि में काम करना नहीं है। यह आपका आर्टिकल 24 बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है 2011 के जनगणना के अनुसार। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार आपका ये सेकंड क्वेश्चन है आज के शिफ्ट का, और ये आपका ये भी प्रश्न आपको बता दें तो रिपीटेड ही प्रश्न है कि दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। शायद लैंग्वेज आपका इस प्रकार का था कि महाराष्ट्र जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। तो बात रही कि पहला स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान पे दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे आपका महाराष्ट्र है। वहीं पर बात करें थर्ड पे आपका कौन है, तो वो दोस्तों आपका बिहार है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पे यूपी, सेकंड पे महाराष्ट्र और आपका थर्ड पे आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम किसका है फ्रेंड्स, सबसे कम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका सिक्किम का, ठीक है, सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम है। अगला पूछा गया था हिमालय इज विच टाइप ऑफ माउंटेन, तो आपके ऑप्शन में फोल्डेड दिया गया था, ब्लॉक दिया गया था। तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो आपका फोल्ड होने वाला है, ठीक है। द आल्प्स एंड हिमालयज आर एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन डेट आर फॉर्म इन द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। तो आपका फोल्ड माउंटेन्स का एक उदाहरण है हिमालय, तो आपका राइट आंसर आपका फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि नेगेटिव सिंगल आयन सफिक्स, ठीक है, नेगेटिव सिंगल आयंस का सफिक्स बताना था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है आपका -IDE, ठीक है, -IDE इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेगेटिव आयंस डेट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एटम आर नेम्ड बाय एडिंग द सफिक्स -IDE टू द स्टेम ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे इजी प्रश्न आपका कि मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो आपका मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है। तो आपका मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हॉकी हो जाएगा। भारतीय हॉकी के सबसे दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से माना जाता है जिन्हें भारत के लिए हॉकी खेला था, ठीक है। 1956 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है 1956 में, और उन्हें गोल नाम से एक आत्मकथा भी लिखी है। तो कल होकर आपसे ये पूछ दिया जाए कि गोल नामक जो पुस्तक है वो किन की आत्मकथा है, तो आपको मेजर ध्यानचंद मार कर आना है। इसके अलावा इनका जो जन्म है आपका 29 अगस्त को हुआ था, और इसी उपलक्ष्य में 29 अगस्त को उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसके साथ ही बात करेंगे तो उनके नेतृत्व में भारत ने 1928 में, 1932 में, 1936 में 3 ओलंपिक में आपका हॉकी में पदक है जो कि जीता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है, ठीक है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेगुर मिट्टी, तो आपका इसका राइट आंसर है काली मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी का जो रंग होता है काला होता है, और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये रेगुर जो मिट्टी है, जो काली मिट्टी है, आपका कपास उगाने के लिए वो उपयुक्त होता है। तो ये भी प्रश्न आपका बन चुका है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी है जो कि सबसे उपयुक्त है, तो उसका आंसर था उस समय आपका क्या था, रेगुर मिट्टी ही था, यानी कि काली मिट्टी ही था, ठीक है। इसके अलावा इसलिए कपास मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों आपका है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कोशिका का जो विधिवत अध्ययन है उसे आपका कोशिका विज्ञान या कोशिका जैविकी यानी कि सेल बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में क्या था, साइटोलॉजी था या कोशिका विज्ञान था, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और टर्म हैं जैसे कि आपका फर्स्ट है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में यह कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रोनोटोमी का अध्ययन है जो कि एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक फिजियोलॉजी है, ये जीव विज्ञान की वह शाखा है यहाँ जीवित जीवों और उनके अंगों के कार्य से संबंधित है। इसके अलावा एक है आपका टैक्सोनॉमी जो कि विज्ञान की शाखा है जो कि जैविक जीवों के वर्गीकरण से संबंधित है। यह साझा किए गए विशेषताओं के आधार पर किया जाता है।
अगला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपका एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम से कोई क्वेश्चन था। तो देखिए एंजियोस्पर्म जो आपका प्लांट डेट प्रोड्यूस फ्लावर एंड वियर दे सीड्स इन फ्रूट्स, दे आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप विद इन द किंगडम प्लानट। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर किंगडम प्लानट हो जाएगा। शायद पूछा गया था एंजियोस्पर्म है जो कि कौन से प्लानट से संबंधित है, तो किंगडम इसका राइट आंसर हो जाएगा। विथ अबाउट 3 लाख स्पेसीज एंजियोस्पर्म्स रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द ऑल नॉन लिविंग ग्रीन प्लैनेट्स। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। वो क्या पूछा गया था, वोल्कानो। ठीक है, वोल्कानो से दोस्तों आपका क्या निकलता है, ठीक है, ये पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका लावा ऑप्शन में दिया गया था, तो लावा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिसे पृथ्वी के भीतर गर्म लावा, गैस, भस्म आदि बाहर आते हैं। वस्तुतः यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ है जो कि बाहर निकलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि कमर्शियल बैंक जब आरबीआई के निर्देश पर पैसा छोड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन था आपसे आज के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है। एक लैंग्वेज तो आपका ये मिला है, एक लैंग्वेज मिला है कि सेंट्रल बैंक जब बैंक को लोन देता है ताकि इकोनॉमी है जो कि आपका नॉर्मल रहे, इसके लिए वो बैंक को कन्विंस करता है, कौन, आरबीआई। तो उस कन्विंसिंग प्रोसीड्यूर को क्या कहते हैं, एक आपका लैंग्वेज ये मिला है। तो आप कमेंट सेक्शन में जो इसका आंसर है आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा, जो लोग भी एग्जाम देकर अभी आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था तीनों सेनाओं के जो चीफ होते हैं या लीडर होते हैं वह कौन होते हैं। ऑप्शन में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर दिया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। तीनों सेना के जो चीफ होते हैं वो आपके कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद बात करें आपके थल सेना प्रमुख के, तो थल सेना जो प्रमुख है वर्तमान में वो दोस्तों आपका जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। इसके अलावा बात करें वायु सेना के प्रमुख के, तो वायु सेना के जो प्रमुख है आपका एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया, ये आपके वायु सेना के प्रमुख हैं। इसके अलावा नौसेना के प्रमुख की बात करेंगे तो एडमिरल करमबीर सिंह, ये आपके नौसेना के प्रमुख हैं। इसके अलावा बात करेंगे सीडीएस के, जो कि तीनों सेना का प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति से पहले। तो सीडीएस की बात करेंगे वर्तमान में कौन है, तो लेफ्टिनेंट अनिल कुमार चौहान। ठीक है, लेफ्टिनेंट अनिल कुमार चौहान आपके सेकेंड सीडीएस है। तो आपको बताना है कि आपका सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है कि आपका फर्स्ट सीडीएस आपका कौन थे। ठीक है, फर्स्ट सीडीएस आपके कौन थे, ये दोस्तों आपके सेकेंड क्वेश्चन है गिव अवे का। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था आपका आयुष्मान भारत जो योजना है वो किस मंत्रालय के अधीन आपका कार्य करता है। तो ये आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष्मान मिशन के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र के सभी मामले आते हैं। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आपका आयुष्मान जो भारत योजना है आपका आता है। तो आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना आपका कब स्टार्ट हुआ था। आयुष्मान भारत योजना आपका कब स्टार्ट हुआ था आपको बताना है, तीसरा क्वेश्चन है। अगला है कि अनुच्छेद 370 है जो कि किस राज्य में लगाया गया था, जो कि 2019 में हटा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर, ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। तो आपका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35A द्वारा दिए गए विशेष दर्जे के हटाने के लिए संसद ने 5 अगस्त 2019 को मंजूरी दे दी थी। तो आपका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन में घूमर दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर था। राजस्थान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्यों में देखें तो पहला तो आपका घूमर है, दूसरा आपका चारी है, तीसरा आपका गिनाद है, झूलन लीला है, कालबेलिया नृत्य है, भवई है, आपका कच्ची घोड़ी है। तो आपके लिए चौथा क्वेश्चन यहीं पर छोड़ दे रहे हैं कि आपका जो कालबेलिया जो नृत्य है उसका अन्य नाम क्या है। ठीक है, कालबेलिया नृत्य का आपका अन्य नाम क्या है वो आपका चौथा क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका
पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ है? तो ये क्वेश्चन तो लगभग सभी स्टूडेंट ने 100 में से आपका 99% स्टूडेंट ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे और आपके सही ही किए होंगे। तो कौन कौन लोग सही मारे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत बार हमने आपको एनालिसिस वीडियो में बताया था। तो 1757 आपका जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो दोस्तों आपका 1752 में नहीं, आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1761 ईस्वी में आपका पानीपत का तृतीय युद्ध है जो कि आपका हुआ था। बात करें किसके किसके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान शासक था, अहमद शाह अब्दाली, और आपका किसके बीच हुआ था, तो मराठों के बीच हुआ था। मराठों का जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो आपका सदाशिव राय कर रहा था। ठीक है, वहीं पर बात करें तृतीय युद्ध का तो बात कर लिए, लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध का बात ना करें तो ऐसा हो न सकता है। तो फर्स्ट युद्ध आपका हुआ था 1526 में बाबर और आपका इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच विजेता बाबर बना था। सेकेंड युद्ध आपका हुआ था 1556 में, किसके किसके बीच हुआ था, तो देखें तो आपका अकबर, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में आपका सेकेंड युद्ध हुआ था। 1556 ईस्वी में ही अकबर ने ही गद्दी पर बैठा था और उस समय ही आपका पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था। अकबर का सेनापति बैरम खान इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के 4 आश्रम में से कौन सा आपका नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन आप लोग बताइएगा क्या दिया गया था। इसके अलावा हम चारों आश्रमों का जो आपका है वो आपको डिस्कस कर देते हैं। चारों आश्रम में से आपका एक जो आपका होगा ऑप्शन वो आपका गलत होगा। तो चतुराश्रम की बात करेंगे तो चतुराश्रम या 4 आश्रम प्राचीन भारतीय अवधारणा का हिस्सा है जिसने मानव जीवन के 4 चरणों की पहचान होती है, जिसमें प्राकृतिक मानवीय आवश्यकताएं और कर्म शक्तियों के आधार पर विशिष्ट अंतर है। पहला चरण आपका ब्रह्मचर्य का आता है, गृहस्थ का आता है, वानप्रस्थ का आता है और आपका सन्यासी का आता है। ब्रह्मचर्य जो जीवन होता है आपका 25 वर्ष से प्रारंभ होता है, गृहस्थ 25 वर्ष तक चलता है, गृहस्थ जीवन आपका 50 वर्ष तक चलता है। इसके अलावा बात करेंगे तो आपका वनप्रस्थ है आपका 74 वर्ष तक चलता है। संन्यास जो आपका आश्रम है वो आपका पूर्ण त्याग तक चलता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही आपका पॉपुलर क्वेश्चन, मोहे रंग दो लाल गाना के कोरियोग्राफर कौन थे जिन्हें 1986 में पद्म भूषण मिला है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपके बिरजू महाराज जी हो जाएंगे। ठीक है, 1986 में इन्हें आपके बिरजू महाराज को क्या किया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बिरजू महाराज की बात करें तो उमराव जान, डेढ़ इश्किया, बाजीराव मस्तानी सहित कई बॉलीवुड फिल्मों में नृत्य कोरियोग्राफी किया है। पद्म भूषण के अलावा इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से और कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अलावा बाजीराव मस्तानी के गाना था आपका मोहे रंग दो लाल की कोरियोग्राफी के लिए साल 2016 में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो पुस्तक है उसके रचयिता यानी कि आत्मकथा है किसकी है, तो आपका राइट आंसर नेल्सन मंडेला राइट आंसर हो जाएगा। यह आपके नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो तबला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तबला वादक उस्ताद अल्लाह खां के पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन आज भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय तबला वादक हैं। उन्हें फर्ग्यूसन के क्षेत्र में संगीत की दुनिया में बड़े पैमाने पर सराहा जाता है और उन्हें वर्ष 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। उनके पुरस्कारों की सूची में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी शामिल है। भारत का राष्ट्रीय संगीत नृत्य नाटक अकादमी के द्वारा उन्हें 1990 ईस्वी में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका GK/GS का अंतिम क्वेश्चन है और आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है। पूरे के पूरे 25 नंबर क्वेश्चन है आपके साथ डिस्कस हम कर चुके हैं। तो अंतिम क्वेश्चन है, अमरावती कला का जो विकास है आपका किस वंश से संबंधित है, या अमरावती स्कूल आर्ट्स का स्थापना है किस राजवंश ने किया था, तो आपका सातवाहन ऑप्शन में दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। अमरावती कला का विकास हेयोल राजवंश शासक सातवाहन के द्वारा विकसित शैली है। इस शैली में बुद्ध के विहारों को बताया गया है। यह शैली कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे विकसित है। अब आपके
अब आपको बताएं तो अब आपका इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इंग्लिश का क्वेश्चन है डैम्प का एंटोनिम है, जिसको जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ड्राई, फिर है राइड, आपका है डेसिकेटेड एंड ड्राइड एंड पर्स्ड। ये दोस्तों आपका क्या है, तो डैम्प का एंटोनिम से, इसके अलावा एब्जॉर्ब का एंटोनिम से तो मिसअंडरस्टैंड, डिपर्स, डिस्पिस्ट, डिस्ट्रैक्ट, इजेक्ट, इमिट, एक्सीड। ये आपका एब्जॉर्ब का एंटोनिम से। इसमें से क्वेश्चन होगा, ऑप्शन बता दीजिएगा। एक है आपका एलिवेट का सिनोनिम से, तो आपका एलिवेट का सिनोनिम्स अले, एस्यूज, लाइटेन, मिटिगेट एंड रिलीव आपका एलिवेट का सिनोनिम से। इसके अलावा एक आपका आया था इडियम, जो कि कट टू नेक का इडियम आया था। एक आपका पोजीशन का करेक्ट स्पेल्ट आया था, जिसमें आई छूटा हुआ था, तो इसका राइट आंसर पोजीशन था। पोजीशन का जो सही मीनिंग है वो आपका POSITION है, ठीक है। इन सब के अलावा जिनका जो एग्ज़ाम अभी तक आपका बाकी है, जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, उनके लिए एक PDF को तैयार किया गया है। अभी तक के 30 शिफ्टों का, यानी कि आज मिला दी तो 33 शिफ्ट हो जाएगा और प्रश्नों की संख्या आपका 800 प्लस हो जाएंगे। साथ में साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जोड़ा गया है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग डायरेक्ट वहाँ से व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। साथ में साथ व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर को सेव करके इसका 20 रुपये में दोस्तों आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो आपके पूरे MTS एग्जाम का जो PDF है आपको मिलने वाला है। 20 जून तक आपका जो MTS का एग्जाम है आपका चलना है, तो 20 जून तक का PDF आपको डेली अप टू डेट होता रहेगा और आपको मिलता रहेगा। जो कि आगामी जो एग्ज़ाम होना है CGL का, CHSL का, उसके लिए भी बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो जिन लोगों को लेना है व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ पर सारा जानकारी और भी मिल जाएगी। तो चलिए, वीडियो को कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और जो 5वां जो क्वेश्चन छूट गया था, वो क्वेश्चन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, हाँ या ना में आपको उत्तर देना है। तो 5वां जो क्वेश्चन है आपका वही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।